वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आपको वायरसेस और बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में बताऊंगा। ये लेक्चर वायरस की डेफिनेशन, उसके करैक्टरिस्टिक्स और उसके जनरल स्ट्रक्चर के हवाले से होगा। और इसके बाद इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मैं वायरस की एक टाइप जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, उसको किल करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर भी और उसका लाइफ साइकिल भी डिस्कस करूंगा। तो पहले वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या हैं, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं और उनके करैक्टरिस्टिक क्या है। वायरस जो है ये लैटिन जबान का वर्ड डिराइव्ड हुआ है विनोम से, जिसका मीनिंग होता है पॉइजन। पहले वायरसेस को पॉइजन के तौर पर जो है वो जाना जाता था कि अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ होगी। इट इज़ अ पार्टिकल which is actually a poison, and it is a cause of death for any living organism in which it lives. तो ये इसकी जनरल पहले परसेप्शन जो है वो वायरसेस के बारे में थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जब स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, इट इज वेरी स्मॉल, इट कांट बी सीन विद द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हाई मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप्स टू सी और व्यू द वायरस। वायरसेस को देखने के लिए आम माइक्रोस्कोप जो है वो भी काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़्यादा रेजोल्यूशन पावर रखने वाली, मैग्निफिकेशन पावर रखने वाली माइक्रोस्कोप्स को इस्तेमाल किया गया। जब वायरस को देखा गया तो इसके स्ट्रक्चर को मेन दो चीज़ें इसके स्ट्रक्चर के अंदर नजर आएंगी आपको। They are so small that even a cell, they are actually subcellular, or you can say acellular entities that are so small that even a cell is bigger than virus. So these are, पहली बात इसके अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि these are acellular, or we can say subcellular because they are smaller than the cell. Then they consist of two main parts. One is the protein, which is a proteinaceous coat, and within proteinaceous coat is embedded a genome, which may be in the form of DNA or RNA. So I can say viruses are acellular or subcellular entities which consist of proteinaceous coat in which genomic material, which may be in the form of DNA or RNA, is present. So this is the definition of viruses. Now, viruses are obligate intracellular parasites. Obligate intracellular parasites से क्या मुराद होता है? They cannot live without a host. They need host for their replication, for increasing the number or multiplying the number. अगर हम यूं कहें कि वायरस अगर बॉडी के बाहर हों तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे एक पत्थर होता है, स्टोन होता है, बिल्कुल उस शक्ल में होते हैं वो, यानी ऐसे लगता है कि दे आर नॉन लिविंग। बट व्हेन दे आर एबल टू इन्वेड इन द होस्ट, जब वो किसी तरीके से भी होस्ट को जो है वो होस्ट को पकड़ लेते हैं या किसी होस्ट पे चले जाते हैं, देन दे स्टार्टेड टू लिव एज अ लिविंग लाइफ। पहले वो बॉडी के बाहर जब थे तो वो क्रिस्टल की शक्ल में थे, स्टोन की शक्ल में थे, उनको हम नॉन लिविंग कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब इनको होस्ट मिल जाता है तो ये अपने लाइफ साइकिल को, अपने नंबर्स को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, तो दे आर कंसीडर्ड एज अ लिविंग। तो एक्चुअली दे आर कंसीडर्ड ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम ये कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है, लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर। ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था कि बगैर होस्ट के ये नहीं रह सकते। दे नीड अ होस्ट, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट intracellular parasites. Now, अगर ब्रीफ इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करूं, ब्रीफली बताऊं उसके हवाले से, तो सबसे पहले टोबैको प्लांट के अंदर इनको इवानोस्की एक साइंटिस्ट था, उसने इनको डिस्कवर किया और WM स्टैनले ने बाकायदा क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टल की शक्ल में इनको आइसोलेट किया।
पहले इनको फिल्टरेबल एजेंट्स का नाम दिया जाता था, क्योंकि ये फिल्टर पेपर जिसमें से बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं हो सकता था, ये पास हो जाते थे। सो इनको बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट करके वायरस नाम बाद में दिया, पहले फिल्टरेबल एजेंट्स का नाम दिया गया था इनको। सो ये ब्रीफ इसकी जो डिस्कवरी है मैंने उसके हवाले से बात की। अब मैं इसके जनरल स्ट्रक्चर के हवाले से आपको बताऊंगा। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है, जितने भी वायरसेस हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो उनके स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो चीजें मिलेंगी, जैसे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर भी मैंने बताया था। एक इनकी प्रोटीनिशियस कोट है, मतलब जो कोट है बाहर का जो हिस्सा है वो प्रोटीन का बना हुआ है, और जो इनर कोर है, जो अंदर वाला हिस्सा है, वो जीनोमिक मटेरियल की शक्ल में होगा। जीनोमिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। इसका मतलब है वायरसेस, डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं और आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। They may contain double-stranded DNA or single-stranded DNA. They may also contain double-stranded RNA or single-stranded RNA. तो जीनोमिक मटेरियल जो डीएनए या आरएनए की शक्ल में होगा वो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ये जो जीनोम वाला हिस्सा है यानी डीएनए या आरएनए वाला जो पार्ट है ये इनर कोर होगा, जबकि इसके जो बाहर वाला हिस्सा होगा वायरस का वो प्रोटीन का बना हुआ होगा। अब चूंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोमिक मटेरियल, तो हम देखेंगे कि जितनी भी डिफरेंट शेप क्यों ना हो उनके अंदर प्रोटीनिशियस कोट और उनके प्रोटीनिशियस कोट के अंदर जो डीएनए या आरएनए है यानी जीनोमिक मटेरियल, इनमें दोनों में से कोई जरूर मौजूद होगा। सो नाउ आई टर्न टू the general structure of viruses. So, according to if we wanted to discuss the general structure, then it is very important to tell that it composed of two parts. The one is capsid, the other is genome. जैसा मैं डिस्कस कर रहा था कि जो बैरूनी हिस्सा है वायरस का जिसने प्रोटेक्शन दी हुई अंदर के पार्ट को, वो प्रोटीन का बना हुआ हिस्सा है। जो प्रोटीन का बना हुआ एक्सटर्नल पार्ट है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। इट इज अ प्रोटीन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स जिनको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। सो कैप्सोमेयर्स आर द सब यूनिट्स दैट कंबाइन आर कंस्टिट्यूट द कैप्सिड एंड कैप्सिड इज द आउटर मोस्ट प्रोटीनिशियस कोट। तो ये आउटर मोस्ट प्रोटीनिशियस कोट है और ये कैप्सोमेयर सब यूनिट से मिलकर बनी है। कैप्सोमेयर सब यूनिट्स की तादाद वेरिएबल होती है वायरसेस के अंदर। अगर यूं कहूं कि किसी वायरस को अगर हमने रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, उसकी शनाख्त करनी है, तो हम उनके कैप्सोमेयर की तादाद से भी उनको बता सकते हैं। जैसे एक वायरस एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमेयर जो है वो मौजूद होती हैं। इसी तरीके से एक वायरस टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करने वाला वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर 2130 कैप्सोमेयर जो है वो मौजूद होती हैं। सो कैप्सोमेयर्स डिटरमिन करती हैं कि ये कौन सा टाइप का वायरस है, और ये कैप्सोमेयर्स फिर कंस्टिट्यूट करती हैं कैप्सिड्स को, जो कि प्रोटीनिशियस पार्ट होता है। उसके बाद जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको हम कोर कह रहे हैं, इट इज जीनोम। और जीनोम जो है इट मे बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इट इज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। डीएनए या आरएनए की फॉर्म में हो सकता है। अब अगर हम इन दो बातों को मिलाएं तो जीनोमिक मटेरियल असल में न्यूक्लिक एसिड है, और कैप्सिड को अगर हम ये ज्वाइन करें बात, तो ये न्यूक्लियो कैप्सिड या न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो है ये बनते हैं। सो वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर न्यूक्लियो कैप्सिड्स। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। इन सम केसेस, इन सम वायरसेस outside capsid there is a layer of glycoprotein is present. It is not rather general. In some cases कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैप्सिड के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। तो वो मेम्ब्रेन आमतौर पर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। अगर किसी वायरस के अंदर वो वाली मेम्ब्रेन मौजूद है तो ऐसे वायरसेस इनवेलप्ड वायरसेस कहलाते हैं, और जिनके अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं होती दे आर कॉल्ड नॉन इनवेलप्ड वायरसेस। सो वायरसेस को हम
डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो इन्वेलप्ड है या नॉन इन्वेलप्ड है, उनका जीनोमिक मटेरियल डीएनए का है या आरएनए का है, उनके जीनोमिक मटेरियल यानी आरएनए या डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये इनकी जनरल जो स्ट्रक्चर है वायरसेस का, उनके हवाले से मैंने आपको बताया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था इस वीडियो के कि हम इसमें वायरसेस को जनरली वायरसेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, कुछ कैरेक्टर्स, उनकी डिस्कवरी और जनरल स्ट्रक्चर के बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा वायरस की जो कि अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर। सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस एज द नेम, फेज मीन खाने को कहते हैं, कि ये बैक्टीरिया को खाने वाले हैं, ये ऐसे पैरासाइट हैं ये वाले वायरसेस बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को एज अ होस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको बैक्टीरियोफेज के पहले स्ट्रक्चर के बारे में और फिर जो वो लाइफ साइकिल अपना चलाते हैं बैक्टीरिया के ऊपर उसके बारे में बात करूंगा। तो बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस है और ये टैडपोल वायरस है। टैडपोल वायरस ऐसा वायरस होता है जिसके अंदर हेड और टेल मौजूद होती है। तो इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस, इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज हम देखेंगे कि इसका बकायदा हेड होगा। हेड वाला जो हिस्सा होता है ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इलोंगेटेड हेड होता है। इसकी कई शेप्स हो सकती हैं, पिरामिडल शेप का भी हो सकता है, हेक्सागोनल शेप का भी हो सकता है, प्रिज्म शेप का भी हो सकता है, जैसा कि ये डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन दिस केस हेक्सागोनल शेप के अंदर ये आपके पास हेड वाला हिस्सा, ये जो बाहर वाला सारा पोर्शन है ये प्रोटीनिशियस पार्ट है, प्रोटीन का बना हुआ हिस्सा है। इस हेड के साथ टेल अटैच होती है। उस टेल का जो ये हिस्सा है दिस इज कॉल्ड कोर, और इस कोर के ऊपर प्रोटीन की ही बनी हुई शीथ मौजूद होती है और इस शीथ के एक साइड पे आपको कॉलर और दूसरी साइड पे एंड प्लेट्स नजर आएंगी। और जो ये साइड है यहीं पे आपको बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसकी टेल फाइबर्स जुड़ी नजर आएंगी। तकरीबन 6 टेल फाइबर्स जो हैं इनके साथ अटैच होती हैं। तो ये प्रोटीन वाला हिस्सा इस बैक्टीरियोफेज का मैंने आपको बताया। अब अगर इसके कोर की बात करें तो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर एज अ जीनोमिक मटेरियल मौजूद है। तो बैक्टीरियोफेज का जो जनरल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो ये आपके सामने है। इसमें 2 चीजें आपको मैंने बताई, एक हेड और दूसरी टेल। हेड जो है ये सिंपल है, टेल कॉम्प्लिकेटेड है। हेड के अंदर कोर में जीनोमिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। और इसी तरीके से ये जो इसके हेड के साथ इसकी जो टेल अटैच है वो कोर के ऊपर और उस कोर के बाहर प्रोटीन की बनी हुई शीट, और फिर उस शीट की एक साइड पे कॉलर, दूसरी साइड पे एंड प्लेट्स हैं और 6 टेल फाइबर्स जो हैं वो इनके साथ अटैच हुए हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस जो हैं ये बैक्टीरिया में अटैक करेंगे, बैक्टीरिया को एज अ होस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियोफेजेस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आमतौर पर जो इवन टाइप फेजेस हैं जैसे T2, T4, ये फेजेस जो हैं ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में इकोलाई जो है उसके ऊपर अक्सर ये T सीरीज वाले फेजेस जो हैं वो अटैक करते हुए देखे गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बैक्टीरियोफेज कैसे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और कैसे अंदर जाकर अपना लाइफ साइकिल या रेप्लिकेशन जो है वो करता है। तो पहले हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ हम अब जाते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का कि कैसे बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल जो है वो चलाता है। लाइफ साइकिल के कितने पार्ट्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस लेक्चर का। सो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखिए बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे जब अटैक करता है और अटैक करने के बाद अंदर इन्वेड होता है तो अंदर जाकर वो 2 स्ट्रेटजीज अपनाता है। लेकिन उन स्ट्रेटजीज से पहले
अंदर जाने तक एंट्री वाला जो मामला होता है वो दोनों केसेस में सेम होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में एंट्री कैसे करता है। तो मैं डायग्रामेटिकली आपको ये बात समझाऊंगा। सो दिस इज अ बैक्टीरिया, और ये जो है ये बैक्टीरिया का अपना सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया का अपना सर्कुलर डीएनए ये मैंने शो किया है। ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफेज है। ये थोड़ी देर पहले डायग्राम पे मैंने बताया भी था कि बैक्टीरियोफेज टेडपोल वायरस है, उसकी टेल भी होगी और उसका हेड भी होगा, और अंदर जीनोमिक मटेरियल इसके अंदर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है अटैचमेंट का, कि ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया के ऊपर यानी अपने होस्ट के ऊपर जाके अटैच होगा। देन द फर्स्ट स्टेप, अगर हम कोई भी इसके अंदर जाने के बाद जो स्ट्रेटजीज अपनाएगा, कोई भी हम पढ़ेंगे, उसमें जो पहला स्टेप आएगा वो अटैचमेंट का आएगा। सो अटैचमेंट में क्या होता है कि यहां पर ऑन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम कुछ रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। इन रिसेप्टर साइट्स को ये बैक्टीरियोफेज पहचानता है, यानी उनको रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद एक वीक केमिकल यूनियन जो है इसकी सेल वॉल और जो टेल फाइबर्स होते हैं इसके बैक्टीरियोफेज के, इनके दरमियान एक वीक केमिकल यूनियन होता है। सो the first step is attachment of bacteriophage with bacterium या on the surface of the bacterium, and इस केस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसके ऊपर रिसेप्टर साइट्स मौजूद होती हैं। उन रिसेप्टर साइट्स के साथ बैक्टीरियोफेज अपनी टेल फाइबर यूनाइट करता है। तो एक केमिकल यूनियन जो है वो, एक अटैचमेंट जो है वो बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया की सेल वॉल के दरमियान होती है। अटैचमेंट के बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन में ये होता है कि ये जो टेल फाइबर्स होती हैं बैक्टीरियोफेज की, ये एक एंजाइम रिलीज करती हैं जिसका नाम है लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम एंजाइम इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिकम्पोज करता है। इन अदर वे यू कैन से कि ये एंट्री के लिए फिजिबिलिटी पैदा करता है ताकि बैक्टीरियोफेज बाहर से बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाए। तो फिर जब टेल फाइबर लाइजोजाइम रिलीज करेंगे तो वो लाइजोजाइम जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की इसको डिसॉल्व करेगा, जिसके नतीजे में एंट्री जो है वो बैक्टीरियोफेज की एंट्री जो है वो पॉसिबल होगी। सो दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन, कि जब टेल फाइबर्स एंजाइम रिलीज करें लाइजोजाइम, और वो लाइजोजाइम सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की उसको डिकम्पोज करें या डिसॉल्व करें। और फिर अब ये एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताना जरूरी है कि जब एंट्री होगी बैक्टीरियोफेज की तो ये पूरे का पूरा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि जो इसका प्रोटीन वाला हिस्सा है, प्रोटीनिशियस जो पार्ट होता है वो बाहर रह जाता है, और जो डीएनए यानी जो जीनोमिक पार्ट है इसका, और चूंकि इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज जो जीनोमिक पार्ट है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो अंदर एंट्री जो है वो करेगा। सो इन फर्स्ट स्टेप अटैचमेंट, सेकंड स्टेप में पेनिट्रेशन भी हो गई, in third step entry होगी, and in case of entry here we see that not whole bacteriophage, पूरा बैक्टीरियोफेज इंटर नहीं होगा, बल्कि उसका जीनोमिक मटेरियल जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की शक्ल में है वो एंटर होगा। ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे वैक्सीनेशन हो रही होती है, इंजेक्शन के अंदर वैक्सीन भरते हैं, तो वो वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट की जाती है, जबकि जो इंजेक्शन है वो बाहर रह जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर इसके अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो यहां से कोर से होता हुआ एंट्री करेगा विद इन दी होस्ट सेल, वाइल बाकी जो हिस्सा है इसका
जो प्रोटीन वाला हिस्सा है बैक्टीरियोफेज का वो बाहर रहेगा. सो these are the initial steps in the life cycle of bacteriophage, and these steps consist of attachment, penetration and entry. After entering, दो स्ट्रेटेजीज बैक्टीरियोफेज जो है वो अपना सकता है. वो दो स्ट्रेटेजीज क्या है या वो दो साइकिल कौन से हैं? दो साइकिल्स जो है वो चल सकते हैं आफ्टर गेटिंग एंट्री ऑफ जीनोमिक मटेरियल विच इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद इन द होस्ट सेल. वो दो स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं? या तो वो लिटिक साइकिल या फिर वो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं. लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल. तो पहले मैं आपको लिटिक साइकिल के हवाले से बताऊंगा. लिटिक साइकिल में यह होता है कि जब वायरल डीएनए एंटर हो जाता है होस्ट के अंदर तो ये कंप्लीटली टेक ओवर कर लेता है अपने होस्ट को, होस्ट की मशीनरी को, बायोसिंथेटिक मशीनरी को. क्योंकि वायरस के पास हम कहते हैं कि जी आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग. व्हाई? क्योंकि इनके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी मौजूद नहीं है. इनके पास एंजाइम्स बनाने के लिए राइबोसोम्स मौजूद नहीं है. तो ये क्या करते हैं? ये अपने होस्ट जिसके ऊपर वो अटैक करते हैं, जिसके ऊपर एज अ पैरासाइट ये रहते हैं, वो उनकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं. तो इन केस ऑफ बैक्टीरियम, इनका जो वायरल डीएनए जो बैक्टीरियल डीएनए है इसके ऊपर टेक ओवर करेगा, उसको मफलूज कर लेगा और उसको अपने मुताबिक इस्तेमाल करवाएगा. कैसे इस्तेमाल करवाएगा? कि ये वायरल डीएनए जो एंटर हुआ, इसने पूरी जो मशीनरी है, खास तौर पर जो डीएनए वाला पार्ट है इसका, बैक्टीरिया का, इसको टेक ओवर किया और अपने लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लिए इससे, ताकि अपने नंबर को इंक्रीज कर सके. यानी ये एक जो वायरल डीएनए है एंट्री के बाद, इंफेक्शन के तकरीबन 25 मिनट्स के बाद अपने जैसे तकरीबन 200 नए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा. और इन डीएनए के बनने के बाद प्रोटीनिशियस कोट बनेगी जिनकी बाद में असेंबली होगी. यानी असेंबली जो है ये इसके अंदर ही होगी. यानी दोबारा यहां पर इन सब के गिर्द प्रोटीन कोट आ जाए. अगर इनके गिर्द प्रोटीन कोट आ गई है, ये वायरल डीएनए जितने भी हैं, तो ये नंबर कितने ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं आफ्टर इनिशियल इंफेक्शन. तो जब नंबर इंक्रीज करना शुरू कर दें और वह वायरल डीएनए मुकम्मल टेक ओवर कर ले, और जब ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अगले स्टेप में क्या होता है? ब्रस्टिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल. इस ब्रस्टिंग की वजह से नंबर ऑफ फेजेस जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे. ये जो ब्रस्टिंग है इट इज अ लाइसिस. सेल का, बैक्टीरियल सेल का ब्रस्ट करना ये लाइसिस कहलाता है. इस वजह से इस साइकिल को लिटिक साइकिल कहते हैं. और वो फेज जो ये काम करता है वो लिटिक फेज कहलाता है. मैं अपनी इस बात को दोबारा समराइज करता हूं कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देता है, तो वो वायरल डीएनए टेक ओवर कर लेता है ऑन बैक्टीरियल सेल बाय पैरालाइजिंग इट्स डीएनए, और फिर उसको इस्तेमाल करके, उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने नंबर को इंक्रीज करता है. और जब बहुत से बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं तो ये सेल ब्रस्ट करता है. ब्रस्टिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड लाइसिस. चूंकि ये वाला फेज लाइसिस करवा रहा है ऑफ बैक्टीरियल सेल, इस वजह से इस साइकिल को हम लिटिक साइकिल कहते हैं और उस फेज को हम लिटिक फेज कहते हैं. तो एक तो ये स्ट्रेटेजी थी या एक तो ये साइकिल था जो वायरल डीएनए एंटर होने के बाद बैक्टीरिया के अंदर करवा सकता है. दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? दूसरा साइकिल क्या हो सकता है जिसको मैंने लाइसोजेनिक का नाम दिया था? उसमें क्या होता है कि दिस इज बिल्कुल इसी तरीके से, ये आपके पास बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया के ऊपर उसी तरीके से जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो वही हैं कि पहले अटैचमेंट होगी, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन होगी और फिर एंट्री होगी वायरल डीएनए की. ये वायरल डीएनए एंटर हो गया है, डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए एंटर हो गया बैक्टीरिया के अंदर. ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए जो सर्कुलर फॉर्म में मौजूद था. इस केस में क्या होता है कि बजाय टेक ओवर, वायरल डीएनए बैक्टीरिया के सेल के ऊपर टेक ओवर करने के,
उसके साथ मिल के रहता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी इसकी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि ये जो वायरल डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए जो है वो यूनाइट हो जाता है। यानी अब वायरस मौजूद है, बैक्टीरियोफेज मौजूद है, लेकिन वो टेक ओवर नहीं कर रहा, और टेक ओवर करने की बजाय वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो ये इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है यहां पर, कि इन लिटिग फेज ने क्या किया था, उसने टेक ओवर किया था, अपने नंबर इंक्रीज किए थे, और फिर सेल की ब्रस्टिंग की थी। इस केस में क्या होगा कि सेल जो है वो टेक ओवर नहीं करता, वायरल डीएनए टेक ओवर नहीं करता, बल्कि वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद डिवाइड करता और 2 बैक्टीरिया में तब्दील होता है, तो जाहिर है उसका डीएनए भी डिवाइड किया, डिवीजन के नतीजे में डीएनए भी इनके अंदर उन दोनों डीएनए के साथ, एक तो ये डीएनए है बैक्टीरिया का, लेकिन इसके साथ दूसरा जो डीएनए है वो वायरस का है, यानी वो भी जब ये डॉटर सेल बनते हैं उनके अंदर वो भी मौजूद होगा, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट हुआ है उसके साथ। तो इस साइकिल को हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, जब इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियोफेज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर करने की बजाय उनके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और बिल्कुल उसी तरीके से अपने लाइफ साइकिल को चलाता है। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता रहता है, तो ये भी अपने नंबर उसी तरीके से इंक्रीज करता रहता है। तो इस सूरत में जो फेज होता है उसको हम टेम्परेट फेज कहते हैं। जैसे इसमें हमने लेटिक फेज का नाम दिया था, इसमें हम टेम्परेट फेज या लाइसोजेनिक फेज भी उसको हम कह सकते हैं। तो अब बाद का कैसे होता है, ये तो खैर वो केस था जब टेक ओवर करने की बजाय उसने इनकॉर्पोरेट होना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको यूं कहूं कि जो लिटिक साइकिल है ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें उसने टेक ओवर किया था, अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया था बैक्टीरियल सेल को। और इसको अगर मैं ये कहूं कि ये होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप है, कि बैक्टीरिया एज अ होस्ट और उसके अंदर एज अ गेस्ट मौजूद है, लेकिन वो टेक ओवर, वायरल डीएनए टेक ओवर नहीं कर रहा है, एज अ गेस्ट उसके अंदर मौजूद है। सो ये तो दो ये साइकिल है। बाद का ऐसे होता है कि ये जो वायरल डीएनए है, ये इन केस ऑफ लाइसोजेनिक, मैं लाइसोजेनिक के हवाले से बात को आगे कंटिन्यू करता हुआ जा रहा हूं। बाद का ऐसे होता है कि लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान ही ये जो वायरल डीएनए है ये बैक्टीरियल डीएनए से डिटैच हो जाता है, और जब ये डिटैच होता है तो दोबारा से लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। मतलब जब ये अलहदा होगा तो अपने नंबर्स को इसके ऊपर टेक ओवर करके अपने नंबर दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को, जिसमें वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से डिटैच होगा, इसको इंडक्शन कहते हैं। जब इंडक्शन होगी तो फिर लाइसोजेनिक साइकिल खत्म हो जाएगा, दोबारा से लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये वायरल डीएनए अपने नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, वो कोड प्रोटीन इनके गिर्द दोबारा आ जाएगी, और फिर ये दोबारा सेल ब्रस्ट करेगा और नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज इसमें से निकलेंगे। तो ये एक इसका बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल था। इन दोनों लाइफ साइकिल के अंदर अगर आप देखें, जो इनिशियल इंफेक्शन का जो पॉइंट था वो सेम था, कि बैक्टीरिया का जो होस्ट, बैक्टीरिया होस्ट जो है उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज आके अटैच होता है, फिर पेनिट्रेट करता है और फिर उसके अंदर एंट्री करता है, और उसके बाद जब एंटर हो जाता है तो फिर या तो लिटिक साइकिल चलेगा या लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा। अगर तो लिटिक साइकिल चला फिर तो वायरल डीएनए टेक ओवर करेगा और अपने नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ वायरसेस जो है वो बनाएगा, और फिर जब इतने ज्यादा वायरसेस बनेंगे तो ऑब्वियसली ये वायरसेस यहां से बाहर निकलेंगे, तो ये सेल ब्रस्ट करेगा, यानी बैक्टीरिया को तो वो डैमेज करेंगे और अपना नया होस्ट बैक्टीरिया ढूंढेंगे। अब किसी के ऊपर भी जाकर वो या तो लिटिक साइकिल करेंगे या लाइसोजेनिक। अगर लाइसोजेनिक करेंगे तो जाहिर है वो इनकॉर्पोरेट होंगे, टेक ओवर नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली लाइसोजेनिक में क्या होता है, जब वायरल डीएनए डिटैच हो जाता है यानी इंडक्शन हो जाती है, तो फिर दोबारा से लिटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको वायरसेस के बारे में और वायरस की एक एग्जांपल बैक्टीरियोफेज वायरस के हवाले से बताया कि कैसे वो अटैक करता है और कैसे अपना लाइफ साइकिल जो है वो चलाता है।